हेलो। हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका लक्ष्य आर्मी के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम कल की तरह ही जो आर्मी क्लर्क है उसके जो एग्ज़ाम में आने वाले जो मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंग्लिश से रिलेटेड, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमारे साथ साथी जुड़ चुके हैं वो ये बताए कि आपके पास जो आवाज़ वो ढंग से आ रही है या नहीं आ रही है। और इसके अलावा ये है कि जो जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो मान लो प्रीवियस ईयर में भी पूछे जा रहे हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन को हम ध्यान में रख कर चल रहे हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो मैं ये ट्राई करूंगा, जैसे एक क्वेश्चन है उससे और कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी जैसे जो ऑप्शन है उनसे हम कितने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हम ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है एयर कलर का वो अच्छे से निकल सके। तो यानी इस अभी ये जो वीडियो होगा इसमें हम जो 50 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही ये भी हम ध्यान में रखेंगे कि जो आप इनमें जो मैं क्वेश्चन क्वेश्चन पूछूं मैं उनके आंसर आप देने का ट्राई करें। भाई गलत हो जाए उसमें कोई इश्यू नहीं, बट एटलीस्ट आप ट्राई तो करें। सबसे ज़्यादा जरूरी भाई हम ट्राई तो करें। हम ट्राई नहीं करें फिर हम सोच रहे भाई हम फेल हो जाएंगे पास हो जाएंगे, ये तो बाद की बात है। हमको जस्ट ट्राई करना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो इनिशियली जो होगा इजी टाइप के क्वेश्चन होंगे, देन उसके बाद में मॉडरेट, यानी उनका लेवल थोड़ा सा एक प्रकार थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और ये भी बताया जाएगा भाई जब आप एग्ज़ाम कर रहे हो, यानी जब एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उस टाइम आपको किस प्रकार से जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। जितने भी साथी जुड़ सकते हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए भाई। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यहाँ सॉरी यहाँ पर टेंस के क्वेश्चन नहीं, यहाँ टॉप एमसीक्यू है जो डिफेंस में या जो एसएससी एग्जाम है उसमें, ये जो आप पढ़ रहे हो एसएससी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल, यानी जो आपके लिए सही आर्टिकल है उसको आपको चूज करना है। अब इसमें सेंटेंस क्या है, ही इज ब्लैंक स्पेस यूरोपियन बाय बर्थ, यानी वो अपने जन्म से यूरोपियन है, यानी इसका मतलब उसका जन्म जो यूरोप के जो कंट्री उनमें हुआ है। अब यहाँ पर आपको इसमें आर्टिकल भरना है, तो आपको ये तो पता चल गया भाई यहाँ पर ये नाउन है यूरोपियंस, क्योंकि इसका प्लूरल बन जाएगा यूरोपियंस। लेकिन यहाँ पर आपको लगे भाई यहाँ पर ई वोवल आ रहा है, जबकि जो आर्टिकल में साउंड मैटर करते हैं, यानी जो साउंड किसकी आ रही है, यानी अगर वोवल की साउंड आ रही है तो हमको एन का यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो ए का यूज करना है। कल ही मैंने आपको ये बताया था कि भाई आप वोवल कॉन्सोनेंट लगाने से पहले ये चीज़ देख ले कि भाई इसमें ये जो वर्ड नाउन है कि नहीं है, ये जो नाउन सिंगुलर है कि नहीं है, और ये जो नाउन काउंटेबल है कि नहीं है। यानी ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप इसमें यहाँ ए और एन का यूज करें। अगर मान लो ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद अगर वो नाउन नहीं आ रहा तो उसके आगे देख ले भाई, जैसे अगर मान लो एडजेक्टिव आ गया एडवर्ब आ गया तो उसके आगे तो कहीं ना कहीं नाउन होगा, तो उसको हिसाब से देकर आपको आर्टिकल का यूज करना है। सो यहाँ पर इसमें जो साउंड आ रही है ये की, यानी यूरोपियन, तो यहाँ पर हम एक का यूज कर देंगे, ने की एन का यूज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आर्टिकल। अगेन आर्टिकल क्वेश्चन आ गया, विच इज ब्लैंक स्पेस लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। यहाँ आपको बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए आएगा, एन आएगा, दे आएगा, या कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। एक बार देखे कमेंट बॉक्स में बताए देंगे। यहाँ पर जो साथियों के आंसर आ रहे हैं बी सी, इस प्रकार से आंसर आ रहे हैं।
यानी कोई आंसर दे रहा है बी, कोई आंसर दे रहा है सी। तो इसमें देखो ये है कि जैसे यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस के जस्ट बाद यहाँ पर, या वैसे आप ये बोलो भाई जैसे यहाँ पर जो रिवर नाउन है और यहाँ पर इसके साथ में एडजेक्टिव आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल, यहाँ पर जो एडजेक्टिव है इसमें एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया है। और ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, जैसे एडजेक्टिव होती है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आई ना, अच्छा सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या है, या तो वो जो वर्ड है एडजेक्टिव उसके साथ में ईएसटी लगा मिलेगा या उस वर्ड से आगे मोस्ट लिखा हुआ मिलेगा। इस प्रकार आप इसको पहचान सकते हो। सो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट वर्ड है सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर आर्टिकल दे फिल किया जाएगा, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अच्छा, हम जो कंपेरेटिव डिग्री होती है, जैसे मान लो गुड की होती है बेटर, उससे पहले भी आर्टिकल दे का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले हम तब करते हैं जब हमको दो में से किसी एक को चूज करना है। जैसे विच इज़ द बेटर ऑफ द टू बॉयज़, यानी दो लड़कों में से कौन सा बेटर है, तो वहाँ पर हम बेटर से पहले भी दे का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी से पहले दे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, यानी आपको जो सुटेबल प्रीपोजिशन है इसमें फिल करना है। द बुक्स आर केप्ट, यानी बुक्स आर केप्ट, यहाँ वजह से आर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। कीप इन, कीप का मीनिंग होता है रखना, यानी रखना। अब यहाँ पर आर पैसिव वॉइस में क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो बुक्स है अपने आप तो नहीं रखी जाए, कोई रखने वाला होगा, और सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखा, यानी जो इसका जो सब्जेक्ट है उसको इनएक्टिव कर दिया, यानी पैसिव कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर जो बुक्स है यहाँ पैसिव वॉइस में लिखा है, यानी किताबें रखी जाती है। ब्लैंक स्पेस द टेबल, यानी जो किताबें ऑब्वियसली टेबल के ऊपर रखी जाती है। सो इसमें आपको जो करेक्ट प्रीपोजिशन है उसको फिल करना है, जैसे इन यानी टेबल के अंदर, ऑन टेबल के ऊपर, एट, इनटू। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी जो बुक्स है, जो जनरली जो बुक्स है वो टेबल के ऊपर रखी जाती है या अंदर रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। तो इसका जो सुटेबल आंसर होगा वो होगा बी, यानी द बुक्स आर केप्ट ऑन द टेबल, जो किताबें वो टेबल के ऊपर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक स्पेस 215। सी हैज बीन लिविंग, सबसे पहले आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें टेंस कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पर एक जो पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया, कल भी मैंने आपको बताया था पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम में मेन डिफरेंस। सो इसमें आपको बताना है कि जैसे आप फॉर का यूज करोगे, फ्रॉम का यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे, बाय का यूज करोगे। अब जैसा कि आपका जवाब आ रहा है कि इसमें जो टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, और आगे जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब इसमें हेज और हेव, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेज का यूज कर देंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हेव का यूज कर देंगे। सो यहाँ पर इसका मतलब हमको टेंस का पता चल गया। और इस टेंस में जो एडवर्ब लगती है वो लगती है सिंस और फॉर। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन में से हमको पता चल गया कि या तो सी वाला होगा या बी वाला होगा। अब यहाँ पर ये जो टाइम दिया गया ये पॉइंट ऑफ टाइम यानी फिक्स टाइम है। जैसे मैंने उसमें कल आपको एग्जांपल बताए थे, जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ जैसे 2015 2020 तो ये फिक्स टाइम, लेकिन मैं बोलूँ जैसे 2 साल 2 ईयर्स तो ये पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम है, यानी अवधि के बारे में बता रहा है। सो यहाँ पर अगर ये फिक्स टाइम आए तो आपको यहाँ पर सिंस का प्रयोग करना है। और अगर यहाँ जैसे मान लो 215 है, अगर मैं ये बोल देता 215 से जैसे अभी 226 चल रहा है तो मैं यहाँ बोल देता कि जैसे मान लो 16 ईयर्स, यानी मैं बोल देता सी हैज़ बीन लिविंग हेयर ब्लैंक स्पेस 16 ईयर्स। तो यहाँ पर आप सिंस न भरकर यहाँ पर फॉर का यूज करते। इसलिए इस प्रकार के जो मान लो जो ऑप्शन है उनका एनालिसिस करना जरूरी है। अदरवाइज मान लो जो ऑप्शन में क्वेश्चन आपको बताता रहो उनमें क्वेश्चन आए नहीं,
इसीलिए ये चीज़ें करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता रहे कि भाई किस अलग अलग टाइप से कैसे पूछा जा सकता है। यानी एक ही क्वेश्चन से ये ट्राई किया जा रहा है कि आपको मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बता दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल ऑफ नाइफ? यानी जो नाइफ वर्ड है, यानी जो इसका हिंदी मीनिंग होता है चाकू, इसका प्लूरल आप कैसे बनाओगे? अच्छा, अब जो पहली बात ये आपको पता होना चाहिए कि जो सिंगुलर प्लूरल बनता है वो नाउन का बनता है। अब इसमें जैसे इसमें क्या रूल लगेगा कि जैसे लास्ट में जब अप आ जाए या अप ई आ जाए किसी भी वर्ड में, तो उसको आपको रिमूव कर देना है और उसमें VES ऐड कर देना है। जैसे कुछ रूल ये भी बोलता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में एस आ जाए, WS आ जाए, CH आ जाए, SH आ जाए, X आ जाए, O आ जाए, Z आ जाए, अगर ये किसी नाउन के लास्ट में हो तो उसमें जस्ट आप उसमें आपको इसमें ES ऐड किया जाता है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल दिया क्लास, तो क्लास का हो जाएगा क्लासेज, इस प्रकार से। अच्छा, अगेन ये जो नाउन से सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं उनके अपने एक्सेप्शंस भी है, यानी उनके जो अपवाद भी है जो इन रूल को फॉलो नहीं करते। जैसे भी मान लो मैंने जैसे अप वाला दिया, जैसे रूप है, रूप का मीनिंग होता है छत। अब इसमें अगर आप यहाँ पर, अब इसमें अप आ गया लेकिन आप इसमें अप को हटा नहीं सकते, इसमें जस्ट आप सिंपल रूप सी लिखोगे। अच्छा, ये इस रूल को फॉलो नहीं करता, तो जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करता उनको जस्ट आपको रिमेंबर रख लेना, यानी याद रख लेना, और जो रूल को फॉलो करते हो अपना आप बाकी रह जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको करना होता है। तो यहाँ पर जो नाइप वर्ड है इसमें अप ही को हम डिलीट कर देंगे और इसमें VES ऐड कर देंगे। तो इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन होगा फिर? ए वाला, तो इसमें सिंपल सा केवल एस ऐड किया तो ये तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ माउस? यानी जो माउस वर्ड है यानी चूहा, इसका जो प्लूरल वर्ड क्या होगा? अब हर बार ये नहीं कि जैसे अभी जैसे माउस का जो होगा इसमें कोई सा भी रूल याद नहीं रखा जा सकता, इसको जस्ट आपको रिमेंबर ही रखना पड़ेगा। तो जैसे माउस का हो जाएगा माइस, यानी आप इसमें आई थिंक इसमें जो सिंगुलर के प्लूरल के बजाय यहाँ जैसे जेंडर के बारे में पूछा गया है, यानी व्हाट इज द अपोजिट जेंडर फॉर्म ऑफ माउस, तो माउस यानी, या यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अगर आपको प्लूरल पूछ रहा है तो माउस का तो इसमें सिंबल साइज में एस ऐड कर देंगे तो प्लूरल तो ये हो जाएगा, और जो इसका जेंडर चेंज होगा यानी अपोजिट जेंडर होगा वो हो जाएगा माइस। तो इस प्रकार एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। आप ऐसे मान लो माउस लिखा हुआ है, आप ऊपर देख नहीं रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर वो जेंडर पूछ रहा है तो इसका माउस का माइस यानी चूहिया हो जाएगा, और इसका प्लूरल पूछ रहा है तो आप इसमें सिंपली एस ऐड कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द बॉय ब्लैंक स्पेस वॉन द फर्स्ट प्राइज, यानी ये वही लड़का है जिसने पहला इनाम जीता था। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये कौन सा आएगा इसमें, रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हुम, हुज, विच और हु, इसमें से आपको बताना है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है भाई। इसमें ये आ रहा है जैसे 6th में बी, 7th में डी, अब बीमा का आ रहा है 7th में डी। इसके अलावा तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना उसमें जैसे जो हु का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के लिए, और जो हुम का यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, इसका यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए, और जो हुज वर्ड होता है वो रिलेशन दिखाने के लिए, और विच का प्रयोग होता है जैसे मान लो कहीं हम कोई चीज़ को चूज कर रहे हैं उसके लिए, कोई चीज़ों के लिए,
या चूज करें तो पर्सन के लिए भी बीच का यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ चूज नहीं करें, हम ये बोले दिस इज द बॉय, यानी ये वे लड़का है। अब यहाँ दे बॉय यहाँ पर नाउन है यानी इसका सब्जेक्ट है। अब इस जो सब्जेक्ट के लिए कौन सा होगा, ये तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, तो सब्जेक्ट के लिए कौन सा हो जाएगा, हु। एंड दिस इज द बॉय यानी ये वही लड़का है, हु यानी जो या जिसने वॉन द फर्स्ट प्राइज यानी उसने पहला इनाम जीता। यहाँ पर जो वॉन है विन की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें भी आपको प्रोनाउन फिल करना है। जैसे जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें आपको प्रोनाउन फिल करना था, इस बॉय के लिए हमने जो रिलेटिव प्रोनाउन फिल किया था, सेम उसी प्रकार से इसमें भी आपको जो प्रोनाउन फिल करना है। और ये प्रोनाउन का कौन सा टाइप है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ब्लैंक स्पेस आर माई बुक्स ऑन द डेस्क। इसमें जो अधिकतर जो प्रोनाउन दिए गए हैं इसमें भी वैसे आपका आंसर नहीं आया है, फिर भी सेवंथ में डी आ रहा है, जैसे जो अखिलेश यादव का। और अब जो 8th वाला क्वेश्चन है इसमें ब्लैंक स्पेस आर माई बुक्स ऑन द डेस्क, यानी इसमें जो जितने भी 3 वर्ड है ये है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है, इसका मतलब है संकेत करना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है यानी जिसमें संकेत किया जाता है। अब यहां पर ये जो बुक्स है इसमें बारे में बुक्स यहां पर प्लूरल है, इसका मतलब इट तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इट तो होता है सिंगुलर नाउन के लिए, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए। दिस भी होता है सिंगुलर प्रोनाउन के लिए अगर वो कोई हमारी चीज पास है। देट कोई हमारे पास कोई एक चीज दूर है, ये भी सिंगुलर के लिए, यानी ये 3 तो होगा ही नहीं। तो इसमें केवल ऑप्शन ही केवल सी वाला ही बचा, दोज आर माई बुक्स ऑन द डेस्क। अच्छा दोज, एक तो दोज होता है एक दीज होता है। अब दोज और दीज में क्या मेन डिफरेंस होता है, जैसे होता तो इनका यूज दोनों ही प्लूरल के लिए होता है, यानी अगर मान लो यहाँ पर दोज की जगह दीज भी आ जाता तो वो भी सही आंसर हो जाता। लेकिन जो दीज का यूज क्या होता है, अगर कोई चीज हमारे पास है, कोई मोर देन वन थिंग्स यानी एक से ज्यादा कोई चीज है और हमारे पास है तो हम दीज का यूज कर देते, और कोई थोड़ी सी दूर है तो वहां उसमें दोज का यूज कर देते। अब इस सेंटेंस को पढ़कर तो हमको नहीं पता चल रहा है वजह से कोई चीज हमारे पास है दूर, हम डेस्क पर रखी हुई, हम डेस्क हमारे पास है दूर है ये पता नहीं चल रहा है। सो यहाँ पर जो केवल एक ही वर्ड बचा। सो एग्जाम में आपको इस प्रकार की रणनीति को काम में लेना चाहिए कि भाई ऑप्शन को कैसे काटा जा सकता है, यानी ये नहीं हो पाएगा ये नहीं होगा इस प्रकार से। फिर अगर कहीं मान लो आप टिप्पा भी लगाओ तो एटलीस्ट आप कुछ ऑप्शन को तो काट सको। इसमें जैसे स्टूडेंट बोल रहे 8 का सी अखिलेश यादव। बीट्समैन आरएल बी सपोर्टफुल। नेक्स्ट, दे ब्लैंक स्पेस फुटबॉल एवरी इवनिंग। ये सेंटेंस है, इसमें आपको जो सुटेबल टेंस इसमें फिल करना है। तो इसमें सुटेबल टेंस कौन सा होगा भाई, जो भी आप देख रहे हो अपने जो मान लो आपके साथ ही जो कलर की तैयारी कर रहे हैं या जो एयरपोर्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो आपके जो दोस्त है उनके साथ। दे ब्लैंक स्पेस फुटबॉल एवरी इवनिंग यानी वो हर शाम फुटबॉल खेलते हैं। अब जैसे इसमें पहले टेंस का पता करना होगा, टेंस का पता हमने किया एवरी मॉर्निंग से, इसका मतलब टेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल। जब टेंस का पता करने के बाद हमको सेंटेंस का टाइप पहचानना है, यानी सेंटेंस के टाइप से मतलब है भाई अगर प्रेजेंट सिंपल में अगर पॉजिटिव होगा तब भी तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे नहीं, और अगर मान लो बाकी टाइप के सेंटेंस हो गए तो हमको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में ना तो कहीं नॉट का यूज किया गया है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब या लास्ट में क्वेश्चन मार्क या WH वर्ड का यूज किया गया है, यानी ये सेंटेंस का टाइप है पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव टाइप के सेंटेंस होते हैं, उसमें हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज करते हैं। तो इसमें लिखा दे ब्लैंक स्पेस, तो यहाँ पर जो दे है
ये पर्सन के, ये किसी के भी लिए भी यूज किया जा सकता है, वो बस वो प्लूरल होना चाहिए, यानी पर्सन के लिए भी यूज किया जा सकता है, प्लेस, थिंग्स, किसी भी चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है, वो बस प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर जब प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंगुलर होता तो उस वर्ब के साथ हम एस और ईएस का यूज कर देते। सो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आएगा। अभी तक जो 9th वाला क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आया भाई, देखें कौन दे रहा है सबसे पहले। 9th का कुछ स्टूडेंट ए बता रहा है, जो अखिलेश यादव ए बता रहा है, इसके अलावा और कल मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको ये बताया था कि अगर आप किसी वर्ब के साथ अगर आप एस और ईएस ऐड करोगे ना, तो वो जो वर्ब है वो सिंगुलर बन जाएगी, और वही अगर आप किसी नाउन के साथ अगर आप एस और ईएस ऐड करोगे तो वो जो नाउन है वो प्लूरल बन जाएगी, प्लूरल नाउन बन जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पर जैसे जो प्रोनाउन है अगर ये प्लूरल है तो आपको वर्ब भी प्लूरल रखनी है। अब यहाँ इस वर्ब के साथ एस लगाया, इसका मतलब ये नहीं ये वर्ब प्लूरल है। जिस वर्ब के साथ एस नहीं लगाया हुआ है, मतलब जिस इस वर्ब के साथ एस लगाया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई ये प्लूरल है। यहाँ क्या लिखा है, वर्ब के साथ अगर आप एस और ईएस रहेगा तो वो सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर प्लूरल, तो हमको ये प्लूरल भी वर्ब रखनी है, यानी सब्जेक्ट, जैसे वो पढ़ते हो ना टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता क्रिया सहमति, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब आएगी। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमको वर्ब भी प्लूरल ही रखनी है, और यहाँ पर प्ले जो वर्ब है वो प्लूरल ने की प्लेस। यहाँ जो गोलू बाबू ने सही आंसर दिया है डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई मदर ब्लैंक स्पेस फूड राइट नाउ, यानी जो मेरी माँ है वो खाना पका रही है या पकाती है, वो किस प्रकार से हम पता करेंगे, वो पता करेंगे यहाँ लिखा है राइट नाउ, और जो राइट नाउ एडर होती है वो होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इसकी एडवर्ब होती है। और इसके अलावा जैसे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एडवर्ब होती है, जैसे हम बोलते हैं नाउ ए डेज, इन दीज डेज, टुडे, इस प्रकार की जो एडवर्ब होती है तो उस टाइम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करना है। अच्छा, एक तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो मेन डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, इसका मतलब ये मेरे हर दिन का काम है, यानी जो रोजमर्रा के जो काम होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, और जो काम एट द मोमेंट में कर रहा हूँ, जैसे मान लो कोई भी मेरे को पूछा भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मैं यही बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी उस मोमेंट पर मैं क्या कर रहा हूँ उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आता है। तो इसमें ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो मेरी माँ है अभी जस्ट अभी खाना बना रही है, तो इसमें माई मदर सिंगुलर नाउन है, और जब सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर इज, यहाँ पर जैसे ऑप्शन ही, जैसे देखो इसमें कुक्ड, ये तो पास्ट सिंपल का आता है, ये तो पास्ट सिंपल का था, इसमें टेंस ही नहीं मैच हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा। ये कुक्स, ये आता है प्रेजेंट सिंपल में, तो ये नहीं हो पाएगा। ये आता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भरना है। तो यहाँ पर इज कुकिंग, अगर मान लो ऑप्शन, अगर मान लो जो एग्जामिनर उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो एग्जाम्पल्स या सॉरी ऑप्शन ऐसे दे देगा जैसे इज कुकिंग, एम कुकिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ इज आता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर आ जाता, और अगर सब्जेक्ट आई होता, यहाँ आई होता तो यहाँ पर हम एम का यूज कर देते। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके ए वाला, अखिलेश यादव का आंसर ए, गोलू बाबू का आंसर ए। क्योंकि हम जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, इसका मतलब हमको पास्ट का पता चल गया, वहां जाते हमको पास्ट का पता चल गया, तो हमको सेंटेंस को देख दिया उसमें पहचानना है भाई, जैसे अगर हेल्पिंग वर्ब भरनी है तब तुमको एडवर्ब से ही पता करना पड़ेगा। मान लो अगर हेल्पिंग वर्ब भरी हुई है
तब हमको पता करना, मान लो पैसिव वॉइस हमको बनाना है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है, तब तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है उससे पता कर सकते हैं कि भाई जो टेंस जो टाइप कौन सा है। लेकिन यहाँ पर हम पता नहीं कर पाएंगे, यहाँ जस्ट हम एडवर्ब से पता करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमको जो सेंटेंस है उसका टाइप पहचानना पड़ेगा। सो इसमें हो जाएगा इज कुकिंग, वॉज कुकिंग, कुक्ड, ये दोनों पास्ट का है, ये प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ब, यानी जो सुटेबल वर्ब हमको चूज करना है। इसमें आपको आंसर बताना है। देखें, ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक स्पेस प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट, यानी जो फ्लावर्स का बुके होता है, यानी जो गुलदस्ता होता है, वो प्रेजेंट किया गया। अब यहाँ पर प्रेजेंटेड यानी ये वर्ब किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी या थर्ड फॉर्म होगी। अब यहाँ सेकंड फॉर्म कैसे नहीं हो सकती, ये हमको पहचानना है। सेकंड फॉर्म होती है तो इसका मतलब पास्ट सिंपल होता है, और पास्ट सिंपल होता है यहाँ पर ब्लैंक स्पेस देता है, क्यों भाई ये चीज सोचो ना, अगर क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेले आती है तो आएगी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है किस में लिखा हुआ है, यानी एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है या पैसिव वॉइस में। जैसे लिखा हुआ है ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंटेड, अब जो फ्लावर्स का गुलदस्ता वो खुद तो दूसरों को देता नहीं भाई, कोई पर्सन होगा वही तो उसको दूसरों को देगा। इसलिए ये जो सब्जेक्ट है या एक प्रकार से इनएक्टिव यानी पैसिव में लिखा हुआ है, और पैसिव में लिखा हुआ है इसका मतलब जो वर्ब है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना वो अगले वाले टेंस की वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब जैसे कैसे, इसमें 4 ऑप्शन है, वर, वॉज, आर और हैव। अब आपको बताना है कि भाई इसमें कौन सा आएगा। देखिए क्या आंसर आ रहे हैं, अभी तक भाई किसी का आंसर नहीं आया है। देखें, पहले तो आपको ये पहचाना है कि इसमें टेंस कौन सा होगा। इसमें देखो टेंस के, इसमें 2 प्रेजेंट के हैं, 2 पास्ट के, और इस सेंटेंस को देखकर हमको पता नहीं चल रहा है भाई इसमें टेंस होगा कौन सा। और जब इस प्रकार आपको पता नहीं चले तो इसमें आपको ये मानकर चलना है कि जो सेंटेंस है प्रेजेंट का होगा, और मोस्ट स्पेशली प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। अब जैसे कुछ स्टूडेंट है वो ये बता रहे हैं कि जैसे उनको क्या लगा हुआ आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आई तो वो यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन बता रहे। अब डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, डी वाला ऑप्शन इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मान लो ये जो गुलदस्ता खुद तो चीफ गेस्ट को देगा नहीं भाई, कोई दूसरा पर्सन होगा उन गुलदस्ता को उठाएगा फिर उनको देगा। तो यहाँ पर ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। और प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिखते हैं उसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट सिंपल के अगले वाला टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब आती है इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कल भी मैंने भाई बताया कि पैसिव वॉइस बनाने का सिंपल सा तरीका है कि जिस भी टेंस में सेंटेंस लिखा हुआ उसके अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दो और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दो। लेकिन अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है तो उसमें आप उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको यूज करना है। तो यहाँ पर अगर हमको नहीं पता चले भाई कौन सा टेंस का, तो इसको हमको प्रेजेंट सिंपल का मानना है। हम प्रेजेंट सिंपल में पैसिव वॉइस में यानी इज, आर, एम और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल की हुई है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि जैसे ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, अब जो क्वेश्चन है वो आपको एक प्रकार से जो आप पूरी इसमें मेहनत आपकी कितनी है वो पता चल जाएगा। अब यहाँ आप ये देखो कि साहब यहाँ पर फ्लावर्स लिखा, प्लूरल लिखा हुआ है, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर प्लूरल आर लिख दोगे और यहाँ पर आर आया भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है लिखा हुआ है ए बुकेट, ये मेन सब्जेक्ट, जैसे हम बोलते हैं ना भाई, जैसे वन ऑफ द बॉयज,
अब इसमें जो मेन सब्जेक्ट है, अब यहाँ पर आप बोले भाई आप आपको क्या पढ़ना है, तो आप मान लो यहाँ पर पढ़ दो भाई, जैसे आपको पूछे भाई इज और आर में से क्या पढ़ोगे, आपको यहाँ बोझ लगेगा, आप आर पढ़ दोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर ये जो ऑफ प्रीपोजिशन है इसके इस टाइप वाला यही मेन सब्जेक्ट है, बाकी वाला जस्ट एक फ्रेज है। सो यहाँ पर जो ऑफ फ्लावर्स है इसको आपको सब्जेक्ट नहीं मानना है, जो बुकेट है इसको आपको सब्जेक्ट मानना है, और ये सिंगुलर है, और सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर आ जाएगा ए बुकेट ऑफ फ्लावर्स ब्लैंक स्पेस प्रेजेंटेड टू द चीफ गेस्ट। अब आपको बताना है इसमें जो एक ऑप्शन है उसमें आप ये जो आर है उसकी जगह यहाँ पर इज का यूज करना है, और फिर ये ऑप्शन ये हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें अगर कोई आपको मान लो इश्यू लगे तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो भाई, जैसे इसका ये इस रीजन से ये होगा या ये नहीं होगा। इसमें होने को जैसे पास्ट वाला भी हो सकता है क्योंकि भाई जो जो फ्लावर से देने का काम हो चुका है तो इसको हम पास्ट में भी मान सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट का भी हो सकता है, और दोनों में से आपको प्रेजेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर ब्लैंक स्पेस हिज डेली ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड एंड बटर जैसे जो हम जनरली बोलते हैं भाई, जैसे मान लो हम बोलते हैं ना भाई खाना और घी। अब यहाँ पर ये वैसे तो ये एंड लगा तो आपको ऐसा लग जाए जैसे मान लो मैंने बोला भाई जैसे राम एंड रिंकू। अब यहाँ पर दो दो नाउन है तो ये दो एंड से जुड़ के ये प्लूरल बन जाएंगे, लेकिन ये जो ब्रेड एंड बटर है इन दोनों को एक मानकर चलना है, क्योंकि ये एक मीनिंग में अर्थ होता है। जैसे मान लो सेंटेंस है भाई जैसे ही इज वर्किंग फॉर ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब अलग अलग से ऐसे नहीं है भाई जैसे रोटी के लिए और मक्खन के लिए, इसका मतलब अपने जीवन यापन के लिए। सो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर एक सिंगुलर नाउन मानना है, और यहाँ पर जो सेंटेंस हमको नहीं पता चल रहा है प्रेजेंट का पास्ट का, तो अगेन प्रेजेंट सिंबल का हमको मानना है, और प्रेजेंट सिंबल में इस हिसाब से हमको यहाँ पर ब्रेड एंड बटर से हमको इज का यूज करना है, इज आर वर और एम। अब यहाँ पर आपको लग जाए भाई जैसे इज आर एम का यूज किया आगे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आ रही है, तो इसके लिए आपको ये बता दूंगा भाई जो इज आर एम होती है ना, ये इज आर एम हो गई या वाजवर हो गया या जो हेज है हो गया, ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है ना, हेज है हो गया ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी नहीं होती है, ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है। ये हेल्पिंग वर्ब तभी होगी जब इनके आगे कोई मेन वर्ब हो, अगर कोई आगे कोई मेन वर्ब नहीं होगी ना तो ये जस्ट स्टेट बताएगी, यानी ये जो दो ऊपर वाली ये तो स्टेट बताएगी, और ये जो ये पोजीशन बताएगी ना अधिकार दर्शाएगी। तो अगर ये केवल ऐसे ही यूज हो रही है ना, केवल इनके साथ मेन वर्ब नहीं आए तो इन्हीं को ही आपको मेन वर्ब मानना है। ये कुछ इस प्रकार से है जैसे मान लो हमारी कोई रियल सिस्टर नहीं है तो हमारी जो सिस्टर जो इसको हम बनाते हैं उसी को हम रियल की तरह ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो इज है ये मेन वर्ब ही है, कोई इसका आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेना तो ये इसका मेन वर्ब है, कहीं आप इसका हेल्पिंग वर्ब बता दो। भाई हेल्पिंग वर्ब तो तब होगा जब आगे मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब कैसे होगा। तो 12th का हो जाएगा ए। इसमें किसी भी स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया भाई, देखें। नेक्स्ट, रवि इज ब्लैंक स्पेस देन हिज ब्रदर, यानी यहाँ पर दो रवि और उसके भाई में कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ आपको ये बताना है कि कौन से वर्ड का यूज होगा कंपैरिजन के लिए। और अभी मैंने एडजेक्टिव बताया था कि जैसे जो 3 प्रकार की डिग्री होती है, पॉजिटिव जो हम सिंपली बोल रहे हैं, कंपैरेटिव जिसमें दो के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, और सुपरलेटिव जिसमें बहुत में से किसी एक को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है। सो यहाँ पर चीज़ बतानी है जैसे रवि और उसके भाई में कंपेरिजन किया, इन कंपेरेटिव डिग्री यूज होगा। अच्छा, कंपेरेटिव डिग्री बनाने का तरीका क्या होता है कि जो एडजेक्टिव है उसमें या तो आप ER ऐड कर दो, जैसे सुपरलेटिव डिग्री के लिए मैंने बताया ना EST या ST यूज करते हैं, या उस वर्ड से पहले मोस्ट लगा देते हैं। अच्छा, कब EST लगाएंगे कब मोस्ट लगाएंगे, मोस्ट का यूज आपको तब किया जाएगा जब आपको जो वर्ड है उस टुकड़ों में बोला जा रहा है, जैसे मान लो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, लेकिन जो एक वर्ड है सिंपली वर्ड जैसे ब्रेव जो एक बार में बोला जिसमें रुकने की नीड नहीं है, सो उसमें हम यहाँ पर
मोस्ट का यूज कर देंगे, जैसे मोस्ट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट, लेकिन एक बार वर्ड बोला जाए उसमें एस टी या ई एस टी का यूज कर देंगे। इसके अलावा हिटमैन पूछ रहा है भाई सर ये एकेडमी कहाँ पर है? तो भाई ये बता दो, ये जो एकेडमी है कुचामन सिटी में है, और ये हड़पा क्लास है, ये लक्ष्य आर्मी के नाम से चलती है यहाँ पर, ये जो राठी कॉम्प्लेक्स है उसमें। तो अगर आपको भी इन एग्ज़ाम के जो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, नर्सिंग, इनकी आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपेरेटिव के लिए ईआर का यूज़ किया जाता है, यानी या तो ईआर, जैसे इसमें या तो जैसे इसमें ईएसटी और मोस्ट है, वैसे इसमें या तो ईआर या इसमें मोर का यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर इसमें देखो ईआर, अब ये जो टॉल एडजेक्टिव, इसमें हमको ईआर यूज होगा, ईएसटी। अब इनमें एक बार में इसको बोला जा रहा है तो यहाँ पर हम टॉलर बोलेंगे या मोर टॉल बोलेंगे? भाई एक बार में टॉल तो वर्ड एक बार बोला तो टॉलर हो जाएगा। और कंपैरिजन का पता कैसे चलेगा? तो सो कंपैरिजन का पता चलेगा उस जो वर्ड सेंटेंस होगा उसमें देन का यूज रहेगा, या जैसे जैसे रहेगा जैसे सुपीरियर, इंटीरियर। तो अगर ऐसा कुछ वर्ड होगा तो उनके साथ टू का यूज भी हो सकता है, जैसे देन की जगह टू का यूज हो सकता है। इस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने कल की क्लास में बताया था, जैसे ही इज जूनियर टू मी। इसका मतलब भी कंपैरिजन किया जा रहा है भाई वो मेरे से जूनियर है या वो मेरे से सीनियर है। रवि इज ब्लैंक स्पेस देन हिज ब्रदर टॉल, टॉलेस्ट, टॉलर। सो यहाँ पर कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगी, इसमें टॉल में हम ई आर एड कर देंगे। अगर किसी वर्ड में ऑलरेडी ई आर तो जस्ट हमको आर ही ऐड करना है, सो इसमें हो जाएगा टॉलर। मोर टॉल नहीं होगा, अगेन मैंने बता दिया, क्योंकि ये वर्ड एक बार में बोला जा रहा है। और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ले होता है। और सुपरलेटिव डिग्री क्या पहचान है? उस ब्लैंक स्पेस से पहले यहाँ पर वो जो आर्टिकल दे रहता, वो भी मैंने जस्ट हमने पहले पढ़ा भी है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है दिस इज द ब्लैंक स्पेस बुक आई हैव एवर रीड। अभी जो मैंने जो बताया था उस टाइप का क्वेश्चन आप भी किया। दे आर्टिकल का यूज किया गया है और इसमें हमको एडजेक्टिव भरना है, तो आर्टिकल दे के बाद में सुपरलेटिव डिग्री फिल की जाती है। अब इसमें आपको बतानी, जैसे जो गुड होती है ये तो इसकी पॉजिटिव डिग्री होती है। अब हर में ये नहीं भाई आप गुड का जैसे गुडर, गुडेस्ट या मोस्ट गुड कर दो, कुछ कुछ में आपको लर्न भी करना पड़ता है। और लर्न इस प्रकार से करना, जैसे गुड की होती है जो कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर, और जो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। सो यहाँ पर आर्टिकल दे का यूज किया गया, और जब आर्टिकल दे का यूज किया जाता है ना भाई, तो वहाँ पर आपको सुपरलेटिव डिग्री, तो वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो गुड की जो सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी बेस्ट, और इसकी कंपेरेटिव डिग्री होती है बेटर। नेक्स्ट, इसमें आपको जो 15 वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको जो करेक्ट स्पेलिंग उसका पता करना है। TOMORRO। इसमें भाई ये जो दो स्पेलिंग है वो सेम ही लिख दी गई है, तो इसमें से एक जो सही स्पेलिंग है उसमें चेंज किया गया है। TOMORRO, टुमारो, आने वाला कल। ये चीज़ आप ये हमेशा ध्यान रखना कि जो स्पेलिंग से रिलेटेड पूछेगा ना, वो वही स्पेलिंग होगी जो जनरली हम यूज में लेते हैं, जनरली हम यूज में हम पढ़ते हैं, उसके अलावा अलग से नहीं होगी। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे अभी सी भी हो सकता था, ए भी हो सकता था, ए भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने जो सी वाला उसमें ए को, इसमें ओ को ए बना दिया, तो इसकी जो सही स्पेलिंग हो जाएगी ए वाली। अगर आपने सी भी दिया तो वो भी ऑब्वियसली सही, क्योंकि या मैंने उसमें भी सही लिखा तो मैंने ओ को ए बना दिया था। और जैसे मान लो जितनी भी जो स्पेलिंग है ज़्यादातर वही स्पेलिंग होती है जो जनरली हम पढ़ते हैं, लेकिन वो स्पेलिंग वो बड़ी होती है, हम याद नहीं कर पाते। और इस प्रकार की स्पेलिंग आपको जस्ट रटने के बजाय आप इसको आप जो टुकड़ों में डिवाइड करके आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अगेन इसमें भी आएगी जो सही स्पेलिंग को चूज करना है।
अच्छा, ये तो इस प्रकार से भाई करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कैसे जो जो रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड है उसको आपको चूज करना है, यानी 4 अलग अलग स्पेलिंग दे दी, उसमें से जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको आपको चूज करने का, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सो उसके लिए भी प्रिपेयर रहे, यानी आप ये एक बार ट्राई करेंगे जो अपने जो आसपास की जो स्पेलिंग है उनको आप नोट कर ले, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जो स्पेलिंग थोड़ी सी जो ऑफिशियल स्पेलिंग्स होती है उनको आप एक बार नोट कर ले और उनको जस्ट आप लर्न भी कर ले। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, जो करेक्ट स्पेलिंग अगेन इसमें भी जो टाइपिस्ट ने वो गलती कर दी है, इसमें जो बी वाले और सी वाले दोनों को सेम ही कर दिया है, NECESSARY। तो इसमें दोनों जो भी आपका आंसर होगा दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड क्विक। क्विक जैसे बोलते हैं क्विकली, सी वॉक क्विकली, सी वेंट क्विकली। सो यहाँ जो क्विकली वर्ड है इसका मतलब होता है क्विक मीनिंग होता है जल्दी। तो इसमें 4 ऑप्शन है, उसका सिनोनिम पूछा गया है। स्लो मीन होता है धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं स्लोली, जैसे स्लो एडजेक्टिव है और इसमें जब ly ऐड करेंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। डल, डल मतलब जिसमें आप इसको डल को कैसे मान सकते हो कि जैसे बिल्कुल जो मोनोटोनस होता है, जैसे नीरस होता है, उबाऊ होता है, किसी के साथ बात करने में हमको लगता है जैसे इसे क्यों ही बात कर ली। और रेपिड वर्ड, रेपिड का मीन होता है जैसे इसको रेबिड से याद कर सकते हो आप, रेबिड जैसे तेज भागता है वैसे रेपिड भी तेज। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी रेपिड। और लास्ट वाला लेजी, जो कि आप सब हो जो अपने जो बेड आराम से सोकर क्लास ले रहे हो, जबकि होना ये चाहिए कि आराम से आप मान लो जो टेबल पर आराम से चेयर पर बैठ के सही से क्लास ले और साथ ही उनको नोट भी करे। ऐसा नहीं साहब आप तो स्क्रीनशॉट ले लिया साहब हो गया एग्जाम वाले दिन पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको आप, यानी जो उसको तो वापस आप पूछे ओबियसली, और जो समझ में आ रहा है जो आपके लिए न्यू है उसको आप नोट भी करें। ये नहीं कि साहब आपने देख लिया और स्क्रीनशॉट ले लिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ह्यूज। ह्यूज का जो सिनोनिम वर्ड है ये बताना भाई। बताओ देखें, ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बड़ा। सो इसका सिनोनिम वर्ड क्या होगा देखें। इसमें 4 ऑप्शन है, फर्स्ट वाला टाइनी, सेकंड स्मॉल, सी इनॉर्मस और डी वाला वीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखें। अभी तक जो 18 है उसका आंसर नहीं है भाई किसी का भाई। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड ह्यूज। तो ह्यूज का मतलब होता है विशाल या बड़ा। सो टाइनी का मतलब छोटा, स्मॉल का मतलब भी छोटा, वीक यानी कमजोर, इनॉर्मस का होता है ह्यूज या बड़ा। तो इसका ये सही सिनोनिम वर्ड हो जाएगा। और ये स्पेलिंग आपको स्पेल्ड वर्ड में भी याद रखना ही नहीं, कोई मान लो आपको एग्जाम पूछ ले भाई ये स्पेलिंग सही है कि नहीं है, सो इसको आपको रिमेंबर करके रखना है। नेक्स्ट है जो रफ है, रफ वर्ड है, इसका एंटोनिम्स इन अपोजिट वर्ड बताना है। अच्छा ये रफ, ये जो आपकी रफ कॉपी वाली नहीं है, यह रफ का मतलब है जो थोड़ा सा जिसकी जो सरफेस है थोड़ी सी, जो ये बोल सकते हो भाई जो स्मूथ नहीं है सरफेस किसी चीज़ की, यानी खुरदरी है। सो खुरदरी के लिए इसमें कौन सा वर्ड होगा, जैसे हार्ड इन होता है, हार्ड का मतलब तो भाई ये होता है कि जो कठिन हो। स्मूथ, अब स्मूथ इसमें क्या है, इसका अपोजिट वर्ड लग रहा है क्या भाई, खुरदरा, जैसे जो अनइवन हो। अब जो अनइवन वर्ड, जैसे इवन का मतलब होता है भाई जैसे एक चीज बराबर है, एक तो जैसे इवन का मतलब वैसे वो भी हो सकता है ऑड इवन, यानी इसका अर्थ सम भी हो सकता है भाई, सम यानी जो सारी चीजें सेम है, और अनइवन जो सेम नहीं है। तो ये तो इसका सिनोनिम वर्ड ही होगा, और हमको अपोजिट वर्ड पूछा गया है, सो इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा स्मूथ, यानी सॉफ्ट बोल सकते हैं हम इसको, सॉफ्ट भी इसका सिनोनिम वर्ड हो जाएगा।
ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जो स्टार्ट वर्ड है, स्टार्ट वर्ड है उसका एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या होगा, ये बताना भाई। देखा आपको यानी स्टार्ट का मीनिंग ऑब्वियसली हमको पता है, जैसे हम कोई काम शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, इसका अपोजिट वर्ड। सो पहला आता है बिगिन, मतलब भी शुरू करना। इनिशिएट भी शुरू करना, ये नहीं हो सकता। फिनिश यानी खत्म करना। ओपन यानी कोई चीज़ खोलना है, शुरू करना है, इस प्रकार से। सो यहाँ पर जो फिनिश वर्ड है यानी खत्म कर देना, काम कंप्लीट हो। मैं बोलते हैं भाई ये काम होमवर्क फिनिश हो गया या क्लास फिनिश हो गई। जैसे अभी हमारी क्लास फिनिश ऑब्वियसली नहीं होने वाली, अभी लंबी चलने वाली, क्योंकि इसमें 50 MCQ है और अभी 20 हुए। तो आपके जो मित्र गण हैं उनके साथ शेयर करके बताएगा भाई इस प्रकार क्लास चल रही है। आपके जो क्लर्क वाले हैं उनके लिए, या जो एयरपोर्ट्स वाले उनके लिए भी, जिनके जो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है, वो भी इस क्लास को और दिन ले सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताए हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में भी क्लासेस चाहिए। जैसे अभी जो 10 तारीख तो ऑब्वियसली इससे रिलेटेड ये जो क्लास आएगी आएगी, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हो भाई हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, यानी किसी वोकेबलरी पर या किसी पार्ट ऑफ स्पीच, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उस टॉपिक पर भी चाहिए। तो उस टॉपिक पर भी इस टाइप के क्वेश्चन और जो उसके कॉन्सेप्ट है मेन वो समझा दिए जाएंगे आपको, ताकि एग्जाम आप अच्छे से पास कर सको और जो देश की सेवा कर सको। तो इसमें स्टार्ट का हो जाएगा सी वाला फिनिश। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेस्कुलिन जेंडर ऑफ आंट, यानी जो आंट वर्ड है इसका मेस्कुलिन जेंडर क्या होगा। सो अगेन इसका ऑब्वियसली अंकल हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है। तो समटाइम हमको लगता है भाई ये तो आएगा ही क्यों, उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और हम उसको मान लो एक बार रिवाइज नहीं करके जाते और हम उसको भूल जाते। जैसे अभी ये आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन इस जो बिल्कुल हमको इजी लगे ना, वो हमको लगता है यार ये तो हमने पढ़ा था अपनी जो मान लो उन क्लासों में जिस समय हम डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे। लेकिन आप उस टाइम इनको लगता है भाई ये तो हमारे उस टाइम आ रहे, अब थोड़ी ना आएंगे। तो ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। इन सारी जो बेसिक चीज़ें उनको भी आप याद कर लिया करो। नेक्स्ट है व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ लोइन, लोइन का जो फेमिनाइन यानी जो इसका स्त्रीलिंग जेंडर क्या होगा। सो इसका हो जाएगा लोइनेस, LIONESS। अब इसमें देखो यहाँ पर इसमें जस्ट ES ऐड किया गया, जबकि इसमें ESS ऐड किया हुआ है। और कब का मतलब होता है जो उनके जो बेबी होते हैं, इन लोइन के जो बेबी होते हैं उनको कब बोलते हैं। और टाइगर अगेन चित्ता। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला। अभी भाई किसी का भी कमेंट नहीं आ रहा है अभी तक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क हार्ड ब्लैंक स्पेस यू विल फेल। अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस के टाइप है वो इस प्रकार से है कि जैसे जिनको ये बोलते हैं ना कंडीशनल सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड रहेगा। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, यू विल फेल। अब इसमें 4 ऑप्शन हमको एक एक लगा कर देखना है। कठिन परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे, तो और मतलब ये हिंदी वाला और मैं बता रहा हूँ। कठिन परिश्रम करो और तुम फेल हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो आप फेल तो ऑब्वियसली नहीं होगे। नेक्स्ट है कठिन परिश्रम करो किंतु तुम फेल हो जाओगे, ये भी इसमें सुटेबल नहीं बैठ रहा है। वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, अन्यथा या वरना या तुम फेल हो जाओगे। सो ये इसमें सुटेबल बैठ रहा है, यानी आपको इसमें हिंदी करके भी ट्राई करके देखना चाहिए। यानी ये जो कंजेक्शन आप इसमें ऐड कर रहे हो ना यहाँ पर, तो इसमें आपको जैसे कठिन परिश्रम करो वरना यू विल फेल इन तुम फेल हो जाओगे। और बिकॉज का यूज तब होता जब यहाँ पर मैं रीजन रहता कि भाई जैसे वो आज स्कूल नहीं है, क्यों, बिकॉज ही वॉज इल, वो बीमार था। इस टाइप का क्वेश्चन भी आगे है तो उसको भी हम सोल्व करेंगे। तो इसमें 23 में क्या हो जाएगा भाई, 23। गौतम मोहन पुरिया सर अरे सर आप पता नहीं क्या लिख रहा है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। इसके अलावा किसी का भाई कमेंट नहीं आ रहा, देखें।
तो बिकॉज का यूज ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रीजन कुछ नहीं बता रहा है इसमें, तो भाई ये काम नहीं करोगे तो वो काम हो जाएगा, तो जस्ट इतना सा बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल, वे फेल हो गया यानी असफल हो गया। ब्लैंक स्पेस, ही डिड नॉट स्टडी। तो यहाँ पर तो ये इसका रिजल्ट है और यहाँ पर ये इसका रीजन है। तो रीजन से पहले जो कंजक्शन का यूज होता है वो होता है बिकॉज। ही फेल्ड, वे असफल हो गया बिकॉज, क्योंकि ही डिड नॉट स्टडी, क्योंकि इसने पढ़ाई नहीं की थी। इसमें बाकी ऑप्शन यहाँ लगाकर देख सकते हो, जैसे ही फेल्ड, सो इसलिए ही उसने पढ़ाई नहीं की। भाई ये तो हो ही नहीं पाएगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे रहता, मान लो जैसे ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ रहता, भाई ये सेंटेंस ऐसे रहता भाई ही डिड नॉट स्टडी ब्लैंक स्पेस ही फेल्ड, यानी उसने पढ़ाई नहीं की इसलिए वो फेल हो गया। सो ये हो सकता था। देयरफॉर, इसलिए, तो ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर जब रीजन से पहले जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है ना भाई, वो होता है बिकॉज। कौन सा होता है? बिकॉज, क्योंकि। नेक्स्ट, देयर इज ब्लैंक स्पेस मिल्क इन द जग, यानी जो जग में मिल्क है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास सिंपल सा इसको पहचानने का तरीका है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उनके साथ हम किसका यूज करते हैं भाई? जो फ्यू होता है या ए फ्यू या मेनी, इनका यूज तो जो काउंटेबल नाउन उनके साथ यूज किया था। जबकि जो सम होता है इसका यूज किया था अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और यहाँ पर ये जो मिल्क नाउन है ये ऑब्वियसली अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे हमको पता कैसे चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा क्योंकि हम मिल्क का प्लूरल नहीं बना सकते। और इसका मान लो इसका कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि इसको हम मेजर तो कर सकते हैं, नहीं इसको काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। यानी मेजरिंग जैसे हम इसको बोल सकते भाई 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते भाई 1 दूध, 2 दूध। हम ये जरूर बोल सकते भाई एक बोतल दो, 2 बोतल दो। और बोतल, दूध की बोतल की बात की जा रही है यहाँ पर, आप कोई दूसरी वाली बोतल समझ लो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बोतल, वो उस बोतल जो वर्ड है उसको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट नहीं कर सकते। मिल्क को हम जस्ट उसको मेजर कर सकते हैं, जितने भी जो लिक्विड चीज़ें, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, घी हो गया, वो सारी चीज़ें। सो यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है मिल्क है, अब हमको कितना नहीं पता भाई कितना है। यहाँ पर हमको 3 ऑप्शन तो वैसे भी सुटेबल नहीं बैठ रहे, तो ऑप्शन केवल ये जो सम वाला बचा, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी इज वेरी फॉन्ड ब्लैंक स्पेस लिसनिंग टू म्यूजिक, यानी वो म्यूजिक सुनने के बहुत ही शौकीन होती है। जैसे आप भी रहते हैं ना भाई, आप भी मान लो कहीं पर भी जा रहे हो, आपके जो कानों में वो डेपियाँ रहती है ईयरफोन वाली, इसका मतलब हर बार गाने सुनते ही रहते हो। आप वॉशरूम भी जा रहे हो, वहीं पर आपके लगाया हुआ है, तो इसका मतलब आप बहुत ही शौकीन हो। हालांकि वॉशरूम में जा रहे हो, शौकीन से कोई लेने देने नहीं, इसका मतलब भाई आप बिल्कुल ही कुछ काम के नहीं, आप जस्ट इधर उधर फिर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। लेकिन आप मान लो भाई कभी आपको फ्री टाइम मिला या कुछ आप ऐसा कर रहे हो जिसमें आप सॉन्ग सुन सकते हो, इसका मतलब आप शौकीन हो। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। अच्छा, प्रीपोजिशन भरकर ये होगा, यहाँ पर जो प्रीपोजिशन वाला है जो बाद में ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, उस फ्रेजल वर्ब का अलग से मीनिंग निकलेगा। उसका मीनिंग निकलेगा कि भाई शौकीन होना। फॉन्ड ये मतलब कोई अभी कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर इसके साथ ऑफ भर देंगे तो इसका मतलब निकल जाएगा किसी चीज़ का शौकीन होना। तो इसमें जो ऑफ वाला, ये ऑफ वाला, सी इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक, इसमें कोई आपको इश्यू लगे कि भाई इसमें ये वाला ऑफ, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट में प्रीपोजिशन फिल करना है। बॉय जम्प ब्लैंक स्पेस द रिवर टू सेव द ड्रॉइंग पप्पी। ड्रोनिंग का मतलब होता है जो डूबता हुआ, उस पपी है ना, जो डो का जो बेबी उसको, यानी जो लड़का था उसने रिवर में जंप लगाया। अब यहाँ पर जब मीडियम चेंज हो रहा है ना, यानी मोशन मतलब गति होकर मीडियम चेंज हो रहा था, उसमें हम वो जो वर्ड है उसके साथ इनटू प्रीपोजिशन करते हैं। अब मीडियम कैसे चेंज हो रहा है? मीडियम जैसे पहले तो वो वाटर से बाहर था, तो यहाँ पर जो एयर थी, बाहर एयर थी, एयर से वो वाटर में चला गया। सो यहाँ पर इसका मीडियम चेंज हो गया, तो वहाँ पर हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज कर देंगे, ने कि इन, ऑन और अपॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एग्री ब्लैंक स्पेस यू ऑन दिस मैटर।
अब यहाँ देखो एग्री के साथ विथ भी आता है, एग्री के साथ टू भी आता है, लेकिन मान लो एग्री किसी पर्सन के साथ किया जा रहा है तो वहाँ पर विथ आएगा, अगर किसी दूसरी कोई चीज़ प्रपोजल पर किया जा रहा है तो वहाँ पर टू आएगा। सो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आई एग्री विथ यू ऑन दिस मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई ब्लैंक स्पेस माई होमवर्क बिफोर द टीचर अराइव्ड। सो यहाँ पर देखो बिफोर वर्ड है और जो आफ्टर और बिफोर होता है उसमें टेंस कौन सा बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट। अच्छा देखो इसमें मैं इसकी एक ट्रिक बताऊंगा, उससे आप पता कर सकते हो भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा, आफ्टर बिफोर रहेगा और इसके साथ में एक साइड का टेंस बराबर मिलेगा, दूसरा टेंस खाली रहेगा। अब ध्यान ये रखना है कि भाई आफ्टर बिफोर में टेंस कौन सा आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आता है। तो अगर बिफोर का मतलब पहले, तो पहले पास्ट परफेक्ट भर दो, अगर यहाँ पर आफ्टर रहता तो आप बाद में पास्ट परफेक्ट भर देते और जो दूसरी जगह उसमें पास्ट सिंपल आ जाता। भाई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि भाई यहाँ पर उसने मान लो पास्ट परफेक्ट भर दिया और यहाँ पर वो ब्लैंक स्पेस छोड़ देता, तो आपको यहाँ पर पास्ट सिंपल भरना रहता है। यानी आफ्टर बिफोर वाले टेंस में जो मेन जिस तरफ जो काम पहले हो रहा है उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको पास्ट परफेक्ट भरना है, और जो काम बाद में हो रहा है वो उसमें हमको पास्ट सिंपल भरना है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, यानी मैं होमवर्क फिनिश कर चुका था, बिफोर द टीचर अराइव, टीचर के आने से पहले मैंने होमवर्क कर चुका था। यानी कोई होगा कोई कामचोर जो मान लो क्लास में पहले आ गया टीचर से पहले और आकर होमवर्क कर लिया, क्योंकि घर पर तो करता नहीं है इसलिए। सो यहाँ पर जो बिफोर वर्ड है, बिफोर मतलब हो गया पहले, तो पहले आपको पास्ट परफेक्ट वर्ड देना है। अगर यहाँ पर होता आफ्टर तो आपको बाद में पास्ट परफेक्ट बनना होता है, और जो दूसरी साइड की जगह उसमें ऑब्वियसली आपको पास्ट सिंपल भर देना है। नेक्स्ट, लुक द ट्रेन। अब इसमें जो इंटरजेक्शन वाले हैं ना, इसमें सरप्राइज दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है भाई ये जो सेंटेंस है, और इसमें सरप्राइज यानी जो काम एकदम से अचानक हो रहा है, यानी वो काम जारी है, तो उसमें क्या वो क्या बोलेंगे, वो जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। लुक द ट्रेन इज कमिंग, ऐसे तो नहीं बोलेंगे मैं देखो देखो ट्रेन आती है, हम बोलेंगे मैं देखो ट्रेन आ रही है। पर अचानक से किसी का ध्यान खींचने के लिए लुक तो यूज करते हैं, जैसे इसके लिए लुक भी यूज होता है, वॉच भी होता है, और भी इसके अलावा एक वर्ड होता है। सो लुक का यूज ही किया जाता है अचानक देखने के लिए। जैसे मान लो मैंने बोला कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, तो आज का मतलब आप एकदम से ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहे हो। और वो चेंज है जिनको ध्यानपूर्वक देखना, भाई जैसे मान लो यू आर वॉचिंग द टीवी, यानी आप टीवी देख रहे हो तो उसमें। अच्छा एक इसमें वर्ड होता है सी, यानी जनरल देखना, जैसे आई सी ए फ्लावर, यानी मैंने एक फूल को देखा, तो उस प्रकार से ये आई सा ए फूल, सॉरी आई सा ए फ्लावर्स। तो यहाँ पर जो लुक का यूज किया जाता है अचानक से, इस प्रकार इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का यूज किया जाता है, यानी वो काम अचानक किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और अचानक ध्यान आकर्षित तभी तो करेंगे जब वो काम जारी है, दिख रहा है, एंड टू एंड आ रहा है, तो उसमें यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है, यानी यहाँ पर हम कर देंगे सी वाला। नेक्स्ट, सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पर जो 2-3 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव वॉइस वाले आएंगे भाई, देखें अभी भी किसी का भाई कमेंट नहीं आ रहा है कि भाई जैसे ये चीज़ है इसमें आंसर। सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ये पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, आपको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है भाई। देखें अब देखो पैसिव वॉइस में पहले ये पता होना चाहिए आपको कि इसमें टेंस कौन सा है। टेंस है देखो इसमें सिंग के साथ एस लगाया हुआ, और ऐसा वर्ब के साथ एस लगता है प्रेजेंट सिंपल में, यही चीज़ है। अब मैंने क्या बताया था आपको, प्रेजेंट सिंपल कोई सा भी टेंस है और उसकी आपको चेंज करनी है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। तो प्रेजेंट सिंपल से अगले वाला टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती इज, आर और एम, यही होगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्या है, सी सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना भाई यहाँ जो सॉन्ग है वही नाउन, वही नाउन है, वही ऑब्जेक्ट है, ये सारा का सारा ही ऑब्जेक्ट होगा,
क्योंकि सॉन्ग नाउन है, ये इसका एडजेक्टिव है, और ये जो आर्टिकल है ये तो खुद इस नाउन के लिए है, तो ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब देखो चारों में सब्जेक्ट बन रहा है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो यहाँ तो चारों में सेम लिख रहा है। अब हमको हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंगुलर है, तो उस हिसाब से हम भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो या तो इज का यूज करेंगे या आर या एम, यही तो तीन हमारे पास ऑप्शन है, और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, अब ए लग गया, इसका मतलब ये सिंगुलर ही है, यानी यहाँ पर आएगा तो इज। अब देखो इज कौन कौन से मार रहा है, इसमें इज आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा तो ये नहीं हो पाएगा, इसमें है जा रहा तो नहीं हो पाएगा, इसमें इज आ रहा तो ये हो सकता है, बट इसमें देखो इसमें साथ में बीइंग आ गया। और बीइंग कब लगता है, मैंने ये बोला था जब ये जो एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस में है ना, तब अगर आप उसको पैसिव वॉइस बनाना है तो वो इज आर एम और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो प्रेजेंट सिंपल में, तो ये बीइंग भी नहीं आएगा, तो अपना आप ये हो जाएगा। अब इसमें क्या, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इज आ गया, इसके बाद जो सिंग वर्ड है इसकी थर्ड फॉर्म सिंग, सेंग, संग, ये संग हो गया। इसके बाद में बाय प्रीपोजिशन का यूज करना है, और ये जो सी वर्ड है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख रहे हैं, जो कि सीखा होता है हर। जैसे अगर मान लो यहाँ पर ही रहता ना, उसका हो जाता हिम, इस प्रकार से। और मान लो आई रहता उसका हो जाता मी, वी का हो जाता अस। अगर यूं का वैसे यूं ही रहता, ये तो ये आप नोट कर सकते हो भाई, इनका सही है सब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो पैसिव वॉइस इस प्रकार से बनते हैं कि पहले हमको टेंस का पता करना पड़ेगा, फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हमको वर्ब की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, उसके जस्ट अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा भाई। और बाद में बाय प्रीपोजिशन लगाकर अगर यहाँ पर कोई प्रोनाउन है तो उसका ऑब्जेक्टिव बनाना है, अगर किसी का नाम है तो वैसे बाय, जैसे मान लो नाम राम है तो वहाँ पर लिख देंगे बाय राम, बाय गीता, बाय बबीता, बाय जेठालाल। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस एक्टिव टू पैसिव, इसमें भी आ गया। लेकिन इसमें देखो क्या है, इसमें आपको क्या करना है, पहले टेंस का पता करना है। सो इसमें देखो डिड आ गया, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में, राइट। और पास्ट सिंपल में भी सेंटेंस का टाइप है इंट्रोगेटिव, तो हमको इसको इंट्रोगेटिव में ही रखना है। अब इंट्रोगेटिव में रखना पास्ट सिंपल है, इससे अगले वाला टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। अब यहां पर वाज आएगा वर आएगा, वो डिपेंड करेगा इस एक्टिव वॉइस वाले में ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है दे वर्क, यानी काम। अब काम वर्क का वर्क साहब बना नहीं सकता, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। जो अनकाउंटेबल नाउन होती है वो सिंगुलर नाउन होती है, तो वर्क के हिसाब से हम यहाँ पर इज सॉरी वाज या वर्क में से वाज का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो दे वर्क है वो सिंगुलर है। अब जब वापस हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हम शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, तो इज नहीं आएगा क्योंकि ये पास्ट में, तो पास्ट में रखना ये नहीं होगा। हेज ये तो प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट, ये भी नहीं हो पाएगा। ये वापस डिड लिख दिया, डिड तो होगा नहीं क्योंकि अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना आप ये बन गया, देखो इसमें पहले हमने डिड को वॉज में चेंज कर दिया, इसके बाद दे वर्क लिखा। अगर यहाँ पर कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है ना, जैसे डिड ही फिनिश, आगे जैसे मान लो मैं लिख देता चपातीज, यानी क्या उसने अपनी चपातीज कंप्लीट कर ली, तो अगर चपातीज प्लूरल तो मैं यहाँ पर वर्ब भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पर वर्क के अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, यहाँ पर वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय हिम, तो यहाँ पर वॉज द वर्क, इसके बाद में जो वर्ब है इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन लगा दिया। अब जो जैसे अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो यहाँ मैंने हिम लगा दिया और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह का यूज कर दिया। अब ये भाई जो विक्की खिलाड़ी है ये बोल रहा है, सर प्लीज हवलदार इंफॉर्मेशन ऑपरेशन साइंस एंड मैथ की मैराथन करवाओ प्लीज। बिल्कुल भाई विक्की खिलाड़ी, इसके बारे में भी विचार किया जाएगा और जल्दी इस प्रकार की क्लासें लेकर आया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
और मान लो आपको किसी क्वेश्चन से डाउट लगे ना भाई ये इसमें ये कैसे होगा, तो आप उसमें वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस। अब इसमें एक दो क्वेश्चन और वॉइस आएंगे, देन उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। द लेटर वॉज रिटन बाय राहुल। अब देखो इसमें क्या किया गया है, इसमें आपको पैसिव से एक्टिव चेंज करना है, यानी वापस उल्टा बनाना है। द लेटर वॉज रिटन बाय राहुल। अब इसमें देखो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, यानी वॉज वर्ब कब आएगा, वॉज वर्ब आएगा उस। अब वापस तो क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जब आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हो तो अगले वाले टेंस की नेक्स्ट वाले टेंस की हेल्प में यूज करनी है। तो जब आप पैसिव से वापस एक्टिव बनाओगे तो उसके पिछले वाले जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे ना भाई। तो इसमें देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का यूज है, यानी जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हम पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बट इश्यू ये है कि पास्ट सिंपल में तो हेल्पिंग वर्ब अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो यूज नहीं करेंगे भाई, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब का तो यूज नहीं करेंगे। तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे तो वहां पर केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट के अनुसार जैसे सब्जेक्ट राहुल, अभी यहाँ चारों में राहुल है। उसके बाद में रिटर्न, अब रिटर्न इन लिखना, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, सो इसकी सेकेंड फॉर्म होगी रॉट। तो इसमें देखो इज राइटिंग ये तो कतई नहीं होगी, ही इज राइटन ये भी नहीं हो पाएगी भाई, ये तो दोनों प्रेजेंट के हो गए, ये भी प्रेजेंट सिंपल होगा हो गया। तो केवल एकमात्र सेंटेंस जिसमें पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो इजीली इसको पहचान सकता है, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये प्रेजेंट सिंपल। सो इसका केवल एकमात्र ये ऑप्शन है कि इसमें बी वाला होगी जाएगा, क्योंकि इसमें भी पास्ट कॉन्टिन्यूस की एड वर्ब है तो इसके जस्ट पिछले वाला टेंस है, हिसाब से इसमें हम पैसिव से एक्टिव में चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है भाई। आई सेड मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली, यानी मैंने कहा मैं दिल्ली में रहता हूँ। अब इसको आपको बनाना है, सॉरी ही सेड आई लिव इन दिल्ली, उसने कहा। अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे फ्रेंड ने कोई माँ को कुछ बात बोली और वो बात हमको अपने किसी दूसरे फ्रेंड को बोलना है, तो वो बोलने का तरीका कैसे बदला जाएगा। जैसे एक तो भाई जैसे सीधा उसको उस तीसरे फ्रेंड को हमने जाकर बोल दिया भाई, उसने कहा कि भाई वो दिल्ली में रहता है। अब और अपनी लैंग्वेज में कैसे बोला जाएगा, क्या उसने कहा कि वह दिल्ली में रहता है, तो बस इतना सा ही फर्क आएगा। बाद में जैसे इसमें कंजक्शन जो भी लगेगा सेंटेंस के हिसाब से उसमें उसका यूज कर देंगे। जैसे ये असरेटिव सेंटेंस है, अगर ये मान लो जो इंपेरेटिव होता है इसमें टू का यूज कर देते हैं, इंट्रोगेटिव होता है इसमें ईपीआर जो WH वर्ड है उसका यूज कर देते हैं। ही सेड उसने कहा आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो इसमें देखो अगर यहाँ पर सेड टू होता या सेज टू होता तो इसमें टेल में चेंज करता। सो इसमें सेड का भी सेड ही रहेगा, तो अभी तीनों ऑप्शन में सेड रह रहा है, तो डी वाला तो पहले कट गया। इसके बाद में हमको कंजक्शन डेट का यूज करना, तो तीनों में कंजक्शन डेट का यूज है। अब इसके बाद जो आई फर्स्ट पर्सन है उसमें मैंने ये आपको बताया था जैसे 1 2 3 SON, यानी फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है। आई फर्स्ट पर्सन एक नहीं है भाई, तो इसको हमको इस सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, यानी आई को हमको चेंज करना है हिम में। सो इसमें तो ही आई है तो नहीं हो पाएगा, इसमें ही है, इसमें ही, दोनों में ही है। अब इसमें जैसे टेंस में सॉरी पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगले वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दो। वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो इसको पास्ट सिंपल में चेंज कर दो, पास्ट सिंपल है इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दो। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है तो हमको पास्ट सिंपल में बनाना है। पास्ट सिंपल मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। इनमें से देखो कौन से वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तो इसमें, लेकिन ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो आई वापस आई को आई लिख दिया गया, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे हुई ऐसे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो एकमात्र यही वजह जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है और ही भी है, डेट भी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है। टीचर सेड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी टीचर ने बोला कि जो अर्थ है हमारी वो रिवॉल्व करती है, यानी घूमती है अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों ओर। हमको ये नहीं, ये मत पूछ लेना कि सब यहाँ पर अगर घूमती है तो यहाँ पर हम गिरते क्यों नहीं है,
ये कुछ इस प्रकार से है कि मान लो जब हम ट्रेन से चलते तो हमको लगता है भाई जो ट्रेन की बाहर खिड़की से हम देखते हमको लगता है भाई जो चीज़ें पीछे छूट रही है जबकि हम आगे जा रहे होते, तो वही सेम चीज़ इसमें है। थर्टी फाइव रे चेंज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट द टीचर सेड। अब इसमें जो सेंटेंस लिखा है वैसे ये प्रेजेंट सिंपल का है, बट ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है नहीं, ये चीज़ हमेशा सत्य होने वाले भाई, जो अर्थ है वो सूर्य के अराउंड ही रिवॉल्व करेगी। सो इसमें हमको इसी टेंस में ही रखना है। जो यूनिवर्सल फैक्ट की चीज़ें होती है ना उसको हम ऐसा नहीं, जैसे अभी मैंने बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का तो पास्ट सिंपल में चेंज कर दो, इसमें ऐसा नहीं करना है। और बाकी में जनरली होता है। तो इसमें ये असरेटिव सेंटेंस है तो देट का यूज होगा भाई, दे टीचर सेड। अब अगर ऐसा होता है ना टीचर सेड टू मी, तो मैं बोलता था टीचर टोल्ड मी, लेकिन यहाँ पर आगे टू मी कुछ नहीं लगा था, मैं सिंपल बोल देंगे दे टीचर सेड। सो ए बी ओ सी तीनों अभी तक सेम है। अब इसके बाद आगे क्या होगा, अब इसमें आगे होगा कि यहाँ पर जो कंजक्शन है देट का यूज करना है आपको। तो यहाँ पर हम कंजक्शन देट तीनों में यूज हो रहा है, देन उसके बाद अर्थ को वापस अर्थ लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो हिसाब से वैसे ये ए वाला सही होना चाहिए अगर हम मान लो रूल को फॉलो करें तो, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में ही रखना है हमको। सो इसमें सही आंसर हो जाएगा टीचर टोल्ड, तो नहीं होगा क्योंकि अगर सेड टू होता टोल्ड होता, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अगेन ये क्वेश्चन आ गया। अब एक दो क्वेश्चन इस टाइप के और है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी। सो इसमें अब देखो अलग टाइप, ये एक प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, यानी इसमें जो कंजक्शन है वो टू लगेगा। सी सेड टू, अब सेड टू का हर बार टोल्ड नहीं होता, जैसे इसमें बोला प्लीज हेल्प मी यानी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। सो आस्क तो होता है, इंट्रोगेटिव तो ये तो नहीं हो पाएगा, रिक्वेस्टेड हो सकता है, ऑर्डर भी इसमें कुछ नहीं दिया तो ये भी नहीं हो पाएगा, टोल्ड असरेटिव सेंटेंस नहीं दिया होगा। सी रिक्वेस्टेड मी, अब इसके बाद में प्लीज को हटा देना है, टू प्रीपोजिशन लगा कर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अब इसके बाद देखो मी है। अब यहाँ भैया मैंने बताया था 1 2 3 SON। अब आप बताओगे जो ये ऑब्जेक्टिव केस है ना, ये मी, जैसे आई का मी होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस को आप किसके अनुसार चेंज करोगे, 2 नंबर, ये 2 नंबर, ये नहीं, यानी यहाँ 2 नंबर का मतलब है जैसे अगर 1 नंबर यानी ये वाला, 2 नंबर मतलब ये वाला, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को इस वाले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब इसमें आप बताओ, देखें सॉरी, इसमें जैसे देखो रूल ये है कि यहाँ पे जो मी है यानी ये सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है मी, और मी है फर्स्ट, अच्छा मी है फर्स्ट पर्सन, ऐसे ध्यान रखना। सॉरी, मी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो फर्स्ट पर्सन, जैसे भी मैं बोल रहा हूँ मैं स्पीकर हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। और सेकंड पर्सन जो लिसनर, जैसे आप सुन रहे हो तो आप लिसनर हो। और थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो मी है वो है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो जैसे होगा मी हो, आई माई मी, तो वैसे ही सी की भी तीसरी फॉर्म लिखनी नहीं, सी हर हर। सो यहाँ पर आ जाएगा हर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, यानी बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम्स वंस इन ए ब्लू मून। ये भाई कल भी पूछा गया है, बार बार एग्जाम पूछा जा रहा है। वंस इन ए ब्लू मून जो कभी कभार ही होता है, यानी जो रेयरली, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल वेरी रेयरली, यानी जो पॉसिबल था लेकिन जो कभी कभार होता है, यानी रेयरली। नेक्स्ट, टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स यानी जैसे मान लो हमारे किसी पोटली में कुछ सामान रखा हुआ है और वो मान लो पोटली किसी के सामने खुल जाए, तो यानी हमारे राज उजागर हो जाते हैं ना भाई। तो इसका मतलब यही है टू रिवील ए सीक्रेट, इन हमारे जो राज है उसको रिवील कर देना, उजागर कर देना। नेक्स्ट,
अंडर द वेदर, यानी जब वेदर चेंज होता है ना, वेदर में हम रहते हैं, यानी वेदर इन मौसम, तो उसमें हम बहुत समटाइम्स ये होता है जैसे जैसे वेदर चेंज होगा, जैसे अभी मान लो गर्मियों से वापस जो बरसात का सीजन आ रहा है, तो उसमें काफ़ी जने जो लोग हैं जो थोड़े बीमार हो जाएंगे, थोड़े बहुत उनको खांसी या वैसी जो मान लो सर्दी वर्दी भी नॉर्मल लग जाएगी, यानी वो अनवेल हो जाएंगी, फीलिंग अनवेल, यानी वेल इन अच्छा महसूस करना, यानी थोड़ा सा अजीब महसूस करना, अलग महसूस करना। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन एक ऐसा आदमी जो गॉड में विश्वास नहीं करता हो, तो जो गॉड में विश्वास नहीं करता होता है एथिस्ट। डिवोटी मीन होता है जो गॉड का भक्त होता है, और थीस्ट मीन जो गॉड में बिलीव करता है। तो एग्नोस्टिक्स का मीनिंग आपको बताना, देखे क्या होगा कमेंट बॉक्स में। ए लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी एक जो लाइफ की हिस्ट्री खुद के द्वारा लिखी गई, और जो खुद के द्वारा लिखी गई उसको बोलते हैं बायोग्राफी, यानी खुद से लिखी गई, मतलब सॉरी बायोग्राफी है जो होती है लाइफ के बारे में, लेकिन कोई दूसरा ऑथर लिखता है, लेकिन जो खुद से लिखी जाती है उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, यानी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। जैसे भाई आप मोबाइल से अपने कैमरे से मेरे को देख सकते हो, लेकिन जैसे मान लो जैसे भी मेरा हैंड इसमें आर पार नहीं देख सकता, यानी उसको बोलते हैं अपारदर्शी, यानी ओपेक, यानी अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट मीन पारदर्शी, उसके बाहर देख सकते हैं। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है जिसमें देखा तो जा सकता है लेकिन उतना क्लियर विजिबल नहीं होता है। इनविजिबल है जिसके नहीं देखा, जो विजिबल ही नहीं है, जो जिसको हम नहीं देख सकते। सो ओपेक मीन अपारदर्शी। नेक्स्ट है फाइंड द एरर, ये जो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको एरर फाइंड करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी था जिसमें बता रहा था आइदर और में, ये इस प्रकार से होता है कि जो मेन वर्ब होती है जो पास वाले वर्ब के अनुसार पास वाले नाउन के अनुसार भरी जाती है, नाउन या प्रोनाउन। और यहाँ पर हिज फ्रेंड्स है तो ये तो प्लूरल है भाई, ये तो प्लूरल है, और यहाँ पर इज सिंगुलर है, तो हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान रखते हैं। ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बनाना है, यानी ये जो इज है इसको आर लिखना है, यानी Either Ram or his friends are going to the party, no error, ये हो जाएगा। नेक्स्ट, the scenery of Switzerland are very beautiful। अब यहाँ पर अगेन मैंने उसमें बताया, जैसे मैंने बोला था वन ऑफ द बॉयज वाला एग्जांपल दिया था, उसमें जैसे जो मेन वन सिंगुलर सब्जेक्ट वो उस पर डिपेंड करेगा आपका वर्ब कैसे आएगी। तो इसमें भी यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट वो है सीनरी, और सीनरी सिंगुलर है, इसको हम प्लूरल आवर्स से नहीं बना पाओगे, तो यहाँ पर आर की जगह इज का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एरर, एरर इसमें फाइंड करना। आई हैव बॉट 2 डजन्स एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट। अब देखो जो इस प्रकार की नाउन होती है जिसमें जैसे तो भी 2 नाउन होगी, तो इसमें दोनों इससे पहले आपको उनका प्लूरल नहीं बनाना। जैसे मान लो मैंने बोला भाई बोलना जैसे 5 स्टार होटल्स, तो यहाँ मैंने इसका तो प्लूरल बना दिया, लेकिन इसके जस्ट बाद इस वर्ड का प्लूरल नहीं होगा। इसके अलावा और वर्ड है जैसे मान लो मिलियन, 2 मिलियन पीपल, तो इसमें जो मिलियन हो गया, 100 हो गया, डजन्स हो गया, इसमें इसका प्लूरल नहीं बन पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, 2 डजन्स एप्पल्स, ये 2 दर्जन सेब। नेक्स्ट, ऑब्स्टिनेट का आपको बताना है सिनोनिम वर्ड। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हट्टी, जैसे हट्टी या जिद्दी, यानी जिद्दी होना भाई। जैसे मान लो आपने पढ़ने का ठान लिया भाई हमको पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप बिल्कुल जिद्दी हो गए भाई, आप खाना खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आप बिल्कुल क्लास में बैठे हो पूरे चीज़ों को नोट करें, आप चीज़ों के बारे में जिद्दी हो। अच्छा, जिद्दी इसका नेगेटिव अर्थ भी हो सकता है कि भाई मान लो आपकी मम्मी नैनीताल जा रही है, आप बोल रहे साहब मेरे को तो जाना ही जाना है। अपने बचपन की बात याद कर सकते हो भाई, आप बिल्कुल मान लो मम्मी के आर पार हो जाते भाई मेरे को तो नैनीताल चलना ही चलना है, तो उसको भी एक जिद्दी बोल सकते हैं। सो फ्लेक्सिबल जिसको चेंज किया जा सकता है, ये नहीं होगा। स्टबर्न मीन होता है जिद्दी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एंग्री मीन जो क्रोधित, पोलाइट मीन जो थोड़ा सभ्य इन पोलाइट बिहेव करता है वो। नेक्स्ट, कंसील, कंसील मीन होता है जैसे छिपाना, जैसे उसमें था ना वो जैसे कोई राज को छिपाना, यानी आपने हमारे जो सीक्रेट है उसको छिपाना। सो कंसील मीन होता है छिपाना, और इसका अपोजिट वर्ड यानी उनको बता देना, यानी रिवील कर देना। कंसील, रिवील। हाइड का मीनिंग भी छिपाना होता है, और प्रोटेक्ट यानी कोई चीज़ को बचाना, जैसे हमारे एनवायरनमेंट को बचाना। एक होता है प्रोटेस्ट, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी कर रही है उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट भाई, जो कर रही है ना जो स्टूडेंट्स के जो हकों के लिए, और भी जो पूरी जनता के हकों के लिए जो प्रोटेस्ट कर रही है। नेक्स्ट, आई कैन नॉट विथ दिस लाउड नॉइज एनी मोर। अब यहाँ देखो इसमें भी फ्रेजल वर्ब है, जैसे उसमें वो थी ना फॉन्ड ऑफ, वैसे ये फ्रेजल वर्ब है। तो इसमें यहाँ पर है पुटअप। पुटअप का मतलब होता है
कि सहन करना, आई कांट पुट अप विद दिस लाउड नॉइज एनीमोर, यानी मैं इस साउंड को सहन नहीं कर सकता। तो आपको ऐसे लगे ना, जो जो मेन प्रकार की फ्रेजल वर्ब है उसको आप याद कर ले भाई। अब मैंने ये लिए जो बार बार एग्जाम आ रही है वो, द थिफ ब्लैंक स्पेस द हाउस फ्रॉम द बैक विंडो, यानी जो थिफ था वो बैक विंडो से उसमें एंटर किया, यानी जो चोर होता है वो तो भाई बिना पूछे ही आएगा, ऐसा तो नहीं है भाई बोल रहा है चोर बोलेगा साहब मैं आ गया हूँ, यानी वो उसने वो सेंध मारेगा अचानक से आएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रोक इनटू, यानी सेंध मारी करना, बिना बताए घुस जाना। नेक्स्ट है हार्डली हेड ही रिच द बस स्टैंड द ब्लैंक स्पेस बस लेफ्ट, तो जो हार्डली स्केर्सली उनके साथ जो यूज होता है पेयर होता है उसमें वेन आता है, और जो नो सूनर होता है उनके साथ देन का यूज किया होता है, तो यहाँ पर हार्डली के साथ वेन का यूज किया जाएगा। सो अभी आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन है, इसमें जो डी वाला ऑब्वियसली हमारे आंसर तो हो गया है। अब आप कमेंट बॉक्स में भाई ये बताएं कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आ रही है, या और कैसी चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है भाई पढ़ाने में, कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन लाए जाए या इनको ये टॉपिक लाया जाए, वो चीज़ है भाई। आपका अपना फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये पता चलेगा भाई हम किसी चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन और लाया जाए। ऑब्वियसली मैं पूरी रिसर्च करके जो लाता हूँ उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपका फीडबैक भी भाई जांचा जाएगा भाई आपको किस प्रकार का कंटेंट चाहिए। और ये क्लास जब तक आपका एग्जाम रहेगा तब तक जारी रहेगी, अगर आपका इस प्रकार से सपोर्ट जारी रहा तो। और तो बस थैंक यू, धन्यवाद क्लास लेने के लिए।